सो हेलो गाइस। एक्चुअली आपको मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि मैं 26 तारीख से पहले एक लेक्चर अपलोड नहीं कर पाऊँगा, पर चूँकि आज मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया है तो मैंने सोचा आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस लेक्चर इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूँ। तो अभी मैं चैनल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और देखिए मैंने भी देखा, मुझे देख के दुख हुआ। जो हमने पहला लेक्चर डाला था ना, पहला लेक्चर, वो कौन सा चैप्टर था वो, केमिकल रिएक्शंस वाला, उसमें मैंने देखा था एक दिन में 25 से 30 व्यू आ गए थे। पर जो सेकंड चैप्टर मैंने डाला है उसमें इतने दिनों से 7 व्यू से ऊपर नहीं आ रहे हैं। अगर आपको मेरी कोई गलती लगती है कि मैंने लेक्चर ढंग से नहीं डाला है या मैंने ढंग से नहीं समझाया है, तो आज मैं एकदम बेस्ट तरीके से समझाने वाला हूँ। अब मतलब उतना बेस्ट नहीं, जितना मैंने अभी 2 लेक्चर लिए ना उन सभी के कंपेरेटिवली मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए लेक्चर को एंड तक देखना और पसंद आता चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइस, आपके चैप्टर केमिस्ट्री के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ कि आप सब में से जितने भी, मतलब आपके स्कूल में अभी तक कार्बन कंपाउंड चैप्टर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नहीं हुआ होगा, पर अगर किसी स्कूल में हो गया है तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि कार्बन एंड कंपाउंड सबसे इजी चैप्टर है। पर ये गलत बात है। जिस मेटल्स और नॉन मेटल्स का होगा, किसी भी बुक में जाकर उसका वेटेज देखोगे ना, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज इसका, सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे यही से आते हैं। इसके जो लास्ट के रिफाइनिंग ऑफ ओर्स टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर टॉपिक है ना, उससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। तो इस चैप्टर को पढ़ो, कार्बन कंपाउंड पढ़ो, पर इस चैप्टर को छोड़ना आप केमिस्ट्री में बहुत गंदा स्कोर करोगे। तो चलिए, इस चैप्टर को छोड़ना मत। अब आते हैं मेटल्स। दोस एलिमेंट विच फॉर्म्स आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो चलिए अब देखिए मेटल्स होते क्या हैं। पहली बात तो आपको पता होगा, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो माइनस में होती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव में होता है। तो मेटल्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो मेटल्स जो होता है ना, देखिए पहली बात तो आप थोड़े बैकग्राउंड नॉलेज है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, जो कि मैं आपको पहले भी रीज़न बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ घर के बगल में। तो देखिए, ये रही मेटल की प्रॉपर्टीज़, और मेटल की प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको एक्सेप्शंस याद करने होते हैं। लस्टर, मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस नोन एज मेटालिक लस्टर व्हिच इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। मेलेबिलिटी, metals can be hammered or rolled into thin sheets without breaking. This property is known as malleability. Conductivity, metals are excellent conductor of heat and electricity. Silver, copper are particularly good electrical, which is they are widely used in electrical circuits. Ductility, metals can be drawn into thin wires. ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें आपका एक एक्सेप्शन था। दरअसल इसमें एक्सेप्शन था कि गैलियम और सीजियम, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। अब आता है सॉलिड स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट आपको पता है मरकुरी भी मेटल्स में आता है, पर वो एक लिक्विड स्टेट में आता है। डेंसिटी क्या होता है ना कि मेटल्स जो होता है वो हैवी होते हैं साइज़ के अंदर। और इसमें आपका एक और टॉपिक था सॉफ्टनेस, हार्डनेस। मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर सोडियम पोटेशियम जो होता है ना, वो जो सबसे हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। अब आता है सोनोरिटी। मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ए प्रॉपर्टी नोन एज सोनोरिटी। जैसे आप स्कूल में जब आपकी बेल बजती है तो वो ड्रन एक आवाज़ करती है ना, उससे बोलते हैं सोनोरिटी, एक रिंगिंग साउंड जो होता है। इसलिए वहाँ पे आयरन के, मेटल्स के आपके स्कूल में बेल लग रही होती है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, वो सॉल्ट भी बनाते हैं, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते हैं, वो नॉन मेटालिक एलिमेंट से भी रिएक्ट करते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे ना, तो वो मेटल ऑक्साइड्स बना लेंगे। और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, और वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं अगर वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।
अब देखिए यहाँ पर ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे मतलब मेरे पास वो पेन तो है नहीं अभी, सो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो तो आपको पता होगा कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, मतलब बहुत वाइगरसली रिएक्ट करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आपको एक्टिविटी आएगी, वो आपको अभी बता देता हूँ। आपका एक क्वेश्चन आता है कि सोडियम को ब्लैक कैरोसिन बोतल के अंदर क्यों रखा जाता है लैब्स के अंदर। तो इसका आंसर ये है कि अगर सोडियम को हम अगर उससे सनलाइट कैच कर लिया, उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया उसका, तो वो उससे आग लग जाती है, वो फायर कैच कर लेता है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कैरोसिन बोतल में रखा जाता है सोडियम को, क्या कि वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से बच सके। अब देखिए रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। वो उसका आगे आपको दिखेगा, या हाँ आपको मैं आपको बता दूंगा। रिएक्शन में देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, लाइक सोडियम, पोटेशियम, वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर किसी के साथ वाइगरसली रिएक्ट कर जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव होता है ना, जैसे मैग्नीशियम, उससे तो वो खाली हॉट वाटर से बनता है, वो खाली स्टीम और वो खाली हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव वाटर से ये आयरन हो गया और ये एल्यूमिनियम हो गया, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और ऐसे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, या हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। तो अब आइए मेटल्स रिएक्शन में देखें, यहाँ पे रिएक्शन लिखे मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड, और वो हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज कर रहे होते हैं। अब आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। Metals react with dilute acids to produce salt and hydrogen gas. This reaction is more vigorous with more reactive elements. देखिए ये अगर आपको लग रहा हो मेटल और एसिड जो होता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको चैप्टर 1 में भी बता चुका हूँ कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस देता है एक रिएक्शन के अंदर। इसको मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी थी। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाऊंगा तो वापस से समझाऊंगा। ये एक्चुअली प्रशांत सर की ट्रिक है, उन्होंने मुझे ये ट्रिक सबको सिखाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे। उससे मुझे कभी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे ही मैं याद कर चुका था। अब आता है जो मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। अब क्या होता है ना, मेटल जब होते हैं ना, जब नॉन मेटल्स के साथ करते हैं ना, तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, जहाँ पे ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है ताकि वो कैटायंस बना सके, और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म एनायंस। आपको बताऊंगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं। देखिए ये आ चुकी है आपकी यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए कटरीना, अच्छा एक सेकेंड, ये कहाँ पहुँच गए हम। देखिए कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली मर्कुरी। उसका साइन HG होता है पर मिली वो मर्कुरी सिल्वर AG ऑडी। ए यहाँ पे गोल्ड भी मिलेंगे, सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आ जाती है। इसमें आपको क्या करना है, जब मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना। अच्छा ये आपकी ये एक्टिविटी, ये आपकी ये क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के अरेंजमेंट का ही है। तो यार रिएक्टिविटी सीरीज अरेंज हो चुकी है। अब आ रहा reactivity series of metals. The reactivity series of metals is a list that ranks metals from most reactive to least reactive. This series is useful for predicting how metals will react with water, acids and other substances as well as in displacement reactions. अगर आपको reactivity series अच्छे से याद है तो आप किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो मेटल कैसे वाटर से, एसिड से, अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा, आप वो सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए अब इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स तो हमने कर लिया, अब आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है ना वो मेटल्स का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। अब दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जैसे मेटल्स में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स लूज करते हैं ताकि वो पॉजिटिव आयंस बना सके, और नॉन मेटल्स गेन करते हैं ताकि वो नेगेटिव आयंस बना सके।
अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल से होता है, इससे आपको कुछ एक्सेप्शंस याद करने होंगे। लैक ऑफ लस्ट, नॉन लस्टरस होते हैं, ब्रिटल में नहीं होते वो, पुअर कंडक्टिविटी होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट होते हैं, पेंसिल की जो ग्रेफाइट होती है ना वही सबसे अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में नॉन मेटल्स के अंदर, बाकी सब तो घटिया कंडक्टर होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन मेटल्स के बहुत ज़्यादा लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और डेंसिटी भी लो होती है, डेंसिटी भी। अब देखिए मेटल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो है आपका डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। तो बाकी सोनरस नहीं होते, डक्टिलिटी नहीं होती, मेलेबिलिटी नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कंबसिबिलिटी, सम नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन अंडरगो कंबशन रिएक्शन। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो वो सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। एसिड बेस रिएक्शंस, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस से रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट्स बनाएंगे। सल्फरिक एसिड एक नॉन मेटल कंपाउंड, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम सल्फेट यानी एसिड एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो आपको लगता नहीं कि ये जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों को कंबाइन कर लिया तो सोडियम सल्फेट बना और वाटर बना, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आता है हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन। नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इन रिएक्शंस विद मेटल्स। अब आता है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो देखिए आपको इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में आपका आप दो टाइप की बॉन्डिंग पढ़ोगे, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर वो इस चैप्टर देखिए मैंने सिलेबस अभी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका इसी चैप्टर में तो आपको थोड़ा सा और भी दे देता हूँ इन बॉन्डिंग्स के बारे में। देखिए आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होती है दो एलिमेंट्स के बीच में या दो कंपाउंड्स के बीच में, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में ना। एक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो खाली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है। कोवलेंट बॉन्ड कभी भी मेटल्स को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप आगे जाके या नहीं आप इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ोगे जिसमें हम आयोनिक बॉन्डिंग के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवलेंट बॉन्डिंग के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में करोगे। उसमें आपको लिखने का कोई तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं आपको चैनल का नाम तो बता चुका हूँ EXP का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। फुल ऐप पे आपको चैप्टर का ओवरव्यू और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन मिलती है। चैप्टर मैंने वैसे पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आयोनिक बॉन्डिंग होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आगे इस चैप्टर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे ये बॉन्डिंग्स। और अब देखते हैं नॉन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। सम नॉन मेटल्स सच एज सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिड। जो नॉन मेटल होंगे ना अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अब देखते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स की रिएक्शन है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेस रिएक्टिव और इनके सॉल्ट से वो डिस्प्लेस कर जाता है, दिखा दूंगा मैं आपको। मेटल्स एंड देखिए अच्छा इसी में टॉपिक है आपका आयोनिक कंपाउंड्स का। व्हेन मेटल्स इंटरैक्ट विथ नॉन मेटल्स दे कंबाइन टू क्रिएट आयोनिक कंपाउंड्स। कन्वर्सली देखिए जो टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। एक्चुअली मैं खुद ही इस नोट्स पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर। खाली बाकी टॉपिक से एकदम परफेक्ट है, इस टॉपिक के अंदर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। तो अभी मैं कोई टॉपिक रिलीव कर रहा हूँ। अब देखिए प्रशांत सर के चैनल पर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। अब आइए देखिए आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है ना। व्हेन नॉन मेटल्स एंगेज विद अदर नॉन मेटल्स दे कंपाउंड फॉर्म कोवलेंट। देखिए मैंने आपको बताया था जब मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो वो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, वो आयोनिक बॉन्ड शेयर करेंगे। और उसके अपोजिट और कोवलेंट बॉन्ड होगा ना वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें खाली नॉन मेटल्स ही पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कोई भी मेटल पार्टिसिपेट नहीं करता।
Ionic compounds. Ionic compounds are chemical compounds composed of positively charged ions, cations, usually derived from metals, and negatively charged non-metals. Formation: ionic compounds are formed by transferring electrons from metal atom to non-metal. देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेटल नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल से नॉन मेटल में, उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसमें दोनों में अपोजिट चार्जेस पे फॉर्म हो जाते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखिए, आपने अट्रैक्शन रिपल्शन तो पढ़ा ही होगा अभी तक। अपोजिट साइन अट्रैक्ट करेंगे, सेम रिपल करेंगे। प्रॉपर्टीज ionic compounds generally have high melting and boiling points. They are usually solid at room temperature. They conduct electricity when dissolved in water or any other substance. Ions are free to move. तो आपको जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, वो थोड़ी बहुत मेटल्स की प्रॉपर्टीज से मैच करती हुई नहीं दिख रही। ड्रू सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाते हैं। अच्छा, लुईस डॉग स्ट्रक्चर, ये जो MgO NaCl वाला है ना, NaCl वाला तो पक्का ही आता है। Mg वाला, ये लुईस डॉग स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको इसी तरीके से लिख के आना है। देखिए, अभी मैं आपको करा नहीं पाऊँगा लुईस डॉग स्ट्रक्चर, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपके NCERT में भी दिया होगा, अगर आपको रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं उसमें भी दिया हुआ होगा। इस तरह से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आना है अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में, अपने फाइनल एग्जाम्स में, अपने प्री बोर्ड्स में। अगर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे आना, एक क्वेश्चन आना 1000% चांस है। और इस तरीके से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आना है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखिए, properties of ionic compounds: high melting and boiling points. Ionic compounds typically have high melting and boiling points due to strong electrostatic force. देखिए, आयनिक कंपाउंड्स होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। solubility in water: many ionic compounds are soluble in water because water molecules surround and separate the ions, facilitating their movement. कंडक्टिविटी: आयनिक कंपाउंड्स बहुत, जब हम वाटर में किसी मोल्टन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ब्रिटलनेस: बिकॉज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, लेयर्स ऑफ आयंस लाइक चार्जेस अलाइन लीडिंग टू रिपल्शन एंड क्लीवेज। आयनिक कंपाउंड का आपका एक एग्जांपल हो गया NaCl, जो आपका इस वही एग्जांपल आई थिंक आगे भी होगा। आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज NaCl जो कॉमन नमक होता है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और अगर इस टॉपिक से अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगा। हाँ, इस टॉपिक के अंदर, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर कि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना मतलब इन्फिनिटी चांसेस है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, और आपके किसी भी पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, उससे भी टॉपिक आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको पता है। देखिए, ये जो हायर एक्टिविटीज़ को तो भूल जाइए, मतलब भूलिए मत, ये तो सबसे ईजी है। कार्बोनेट और सल्फर और कैल्कुलेशन, रोस्टिंग, इन सब पे, इलेक्ट्रोलाइसिस पे, रिडक्शन, इन रिफाइनिंग, इन सब पे आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। मतलब इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आना मतलब इन्फिनिटी चांस है। अब आते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के ऊपर। मेटल्स आर प्रेडोमिनेटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, which serves as a major reservoir for these elements. Seawater contains soluble salts like sodium chloride and magnesium chloride. The naturally occurring metal elements or compounds found in the Earth's crust are referred to as minerals. Minerals that can be profitably processed to extract metals are specifically termed ores. मतलब मिनरल से मेटल्स मिलते हैं, और जो मिनरल्स जिससे मिलते हैं उसे हम ओर्स बोलते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, आयनिक कंपाउंड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इससे क्वेश्चन आना मतलब इन्फिनिटी चांसेस है। मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी इज द साइंस एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, रिफाइनिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर यूज़। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी, ये आपके NCERT में भी दी हुई। इस टेबल का प्लीज़ याद कर लो, प्रैक्टिस करके भी जाना इसको।
हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं, उनके जो मोल्टन ओर होते हैं उनके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वो प्योर मेटल में आ जाते हैं। पर जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होता है ना, वो आपको दो ओर में मिल रहे होते हैं। कार्बोनेट और जैसे CaC होती है कार्बोनेट, और सल्फाइड और जैसे MHDS सल्फाइड और में है। कार्बोनेट और के लिए हम कैल्किनेशन करते हैं, और रोस्टिंग और के लिए सॉरी सल्फाइड और के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। अभी जब उसका और इन सबसे ना उनका ऑक्साइड बना, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कैल्किनेशन और रोस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर है कि इन सब से ना मेटल्स जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड लेयर में आ जाते हैं, और ऑक्साइड से रिडक्शन करके रिफाइनिंग करके मेटल एक्सट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाता है। अब आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रोलाइज करेगा तो प्योर मेटल आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के भी करके प्योर, उसका भी रोस्टिंग कैलकुलेशन होता है। अब मैं आपको आगे सब समझाते चलूँगा। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस मैं बता दूंगा कैसे होता है, मतलब उनको ना उनकी कार्बन से रिएक्शन कराओगे, उससे उसका रिडक्शन हो जाता है। मॉडरेटली रिएक्टिव एनिमल जैसे जिंक, आयरन, पीबी जो होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोक से, रिड्यूसिंग एजेंट से उनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है, अगर आपको ऑक्साइड लेयर नहीं मिलेगा ना, तो ऑक्साइड लेयर से उससे ऑक्साइड लेयर से उसके असली मेटल स्टेट लाने के लिए उसका कार्बन से रिएक्शन हो जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल के लिए मैंने आपको बता दिया, दो और मिलते हैं उसके लिए। और जो होता है ना, ये सेल्फ रिडक्शन करते हैं, तो अगर आप उनको ऑक्सीजन को और ज़्यादा हीट करोगे तो अपने तो वो अपने क्या बोलते हैं, अपने खुद के ही मेटल स्टेट में आ जाएंगे। वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है ना, उनको एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचर में ऐसी मेटेलिक फॉर्म में कर जाता है। कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसनट्रेशन ओवर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, डायरेक्ट रिडक्शन होता है ना। सल्फाइड और जो होता है ना, सल्फाइड और वो सेल्फ रिडक्शन करते हैं, जब वो एयर के अंदर हीट हो जाते हैं, एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सिनाबार, ये तो 3 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने होंगे। सिनाबार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद कर लेना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो होते हैं ना, इसमें मेटल्स जो होते हैं वो 2 ओर में प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड ओर के लिए हम करते हैं रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर करने के लिए हम करते हैं उसकी कैल्किनेशन। These metals are usually present as sulfides or carbonates in nature. The extraction of metals of medium reactivity such as iron, zinc and lead typically involves the following steps. देखिए उनको सल्फाइड और जो होता है कार्बन, उनको पहले हम लोग कैलकुलेटर रोस्टिंग उनके ऑक्साइड लेयर में लाते हैं, क्योंकि ऑक्साइड लेयर से देखा बता दिया था मैंने आपको, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाती है। रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ ए लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। लेकिन रोस्टिंग में आपको ना उसके थोड़ा कम हीट देनी, कम मेल्टिंग पॉइंट पे हीट देनी पड़ती है, और आपको उसमें एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देना होता है। और कैल्किनेशन में मतलब आप बिना कोई हीट की प्रेजेंस से भी उसकी जितनी हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया था, उससे आप कर सकते हैं। आप ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को अगर भूल गए तो आप अपने इस चैप्टर में इस टॉपिक के नंबर भी भूल जाना। हाँ, यहाँ पे देखिए दोनों में जिंक का लिया हुआ है, और ये एक्सट्रैक्शन की रिएक्शन है। और मैंने आपको हर लेक्चर में बताया, जब भी रिएक्शन लिखो प्लीज़ राइट बैलेंस रिएक्शंस इन एग्जाम्स, और जब भी प्रैक्टिस करोगे आप। पर अगर आपने ये रिएक्शंस नहीं पढ़ी और आप रिएक्शंस को भूल गए तो अपने नंबर भी आप एग्जाम में इस टॉपिक से भूल जाना। अब है स्मेल्टिंग, रिडक्शन विद कार्बन, जैसे अगर वो ऑक्साइड लेयर में आता है उससे अपने मेटल लेयर में लाने के लिए हम कार्बन से उसको रिडक्शन कर देते हैं। थर्माइट प्रोसेस, इन दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पावर एज फ्यूल। जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है ना, उससे भी आप कर सकते। आपको थर्माइट रिएक्शन बताता हूँ मैं, आपको थर्माइट रिएक्शन भी आएगी। देखिए ये जो Fe2O3 + 2Al + FeLO3 लिखे ना, इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है। और अब इसका आपका पक्का एक क्वेश्चन दिखने वाला है कि ये कौन सी रिएक्शन है। इसका यूज़ है रेलवे ट्रैक्स की फॉर्मेशन, रेलवे ट्रैक्स इसी रिएक्शन से बनते हैं। देखिए अब आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक Na, K, Mg, Ca, Al एक्सेट्रा आर रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पानी में आयनिक कंपाउंड जो होंगे उनके जो चार्जेस होते हैं वो फ्री रहता है, वो फ्री टू मूव हो जाते हैं। और देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ।
ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा आप अपने नंबर भूल जाना। कि डायग्राम भी आपका बनाने को आ सकता है, और ये तो पक्का कैथोलिसिस तो पक्का ही आएगा। रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक है ना, ये तो इन्फिनिटी चांसेस है इसका भी आने का। तो देखिए कैथोड पे प्योर मेटल जाता है और एनोड पे ना, और देखिए जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना इससे, जैसे NaCl पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाएगा और Cl जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड पे जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है ना वो एनोड के पास में एनोड मड की तरह यहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। ये तो लिखा है ऐड कैथोड Na++E- ये सब जो लिखा है ये भी आपको लिख के आना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, टीचर आके आधा एक नंबर काट लेगा। अब आता है रिफाइनिंग के अंदर। रिफाइनिंग क्या होता है, आपको जैसे आपको जो इम्प्योरिटीज अभी भी रह जाती है ना, तो आप उसको कैसे हटाते हो, रिडक्शन कर सकते हो, सीधा बात है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जैसे अब आता है आपका वही इलेक्ट्रोलाइटिक का प्यूरिफिकेशन। इसलिए थोड़ा एनोड लेते हो, ठीक है, इन दिस थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल कॉपर। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो एनोड पे जो आपने अनप्योर कॉपर जाता है, इम्प्योर कॉपर जाता है, उसका जो सारा प्योर कॉपर जो है ना एकदम प्योर शुद्ध, वो आपके कैथोड पे चला जाएगा, तो और कैथोड भारी हो जाएगा, ठीक है, कैथोड भारी हो जाएगा, और जो सारा है ना इम्प्योर, वो जाके एनोड पे आ जाएगा, अरे सॉरी वो एनोड मड की तरह नीचे आ जाएगा। ऐसा भी आपको लिखना पड़ेगा, ऐड कैथोड ऐड एनोड। अब आता है कोरोजन। कोरोजन मैं आपको पहले ही चैप्टर में बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको और बताने की ज़रूरत है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।